नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉरी वो चल रहा है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट की क्लास में हमने क्या देखा था और आज हम किन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रंथियां क्या होती हैं, हार्मोन क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, किसने इसकी खोज की थी। तो ग्रंथियों की परिभाषा आपको बताई कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्रावण करता है। उसमें से समग्रंथियां, विषम ग्रंथियां, अंतः ग्रंथियां, बाह्य ग्रंथियां, ठीक है, उनके प्रकार बताए थे। हार्मोन क्या थे, जो किसी भी कार्य को करवाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं, उनको हार्मोन बताया था। फिर अपन ने सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि इसको मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि और दूसरी कोशिकाओं को नियंत्रित करती है। कौन कौन सी थी दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? कौन कौन सी थी दूसरी ग्रंथियां? OT-AT, बस ये ध्यान रखना। ओवेरी, टेस्टिस, एड्रिनल और थाइमस, ठीक है। इन सब ग्रंथियों को नियंत्रण करने की वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि पीयूष ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इससे प्रमुख 9 हार्मोन निकलते हैं। तो उन 9 हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से थे 9 हार्मोन? ऑक्सीटोसिन था, उसके बाद प्रोलैक्टिन था, उसके बाद ग्रोथ था, एंटीडाययूरेटिक था, स्टिमुलेटिंग था, ल्यूटिनाइजिंग था, ATSS था, उसके बाद TSS था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद में कौन सा था? ADH हार्मोन था। तो ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन दूसरी ग्रंथि पे चलते हैं। मैंने आपको ये बताया था पीयूष, पीछे पीनियल, उसके बाद ये थायराइड। पीनियल ग्रंथि को अपन लास्ट में पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड, और पैराथायरॉयड के बाद में इधर गले में होती है थायराइड और पैराथायरॉयड। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि, पीछे पीनियल ग्रंथि, ये पैराथायरॉयड 4 होती हैं, थायराइड 1 होती है H के आकार की, उसके बाद थाइमस होती है, उसके बाद प्लिया, एड्रिनल, ओवेरी और टेस्टिस। ठीक है, ये प्रमुख ग्रंथियां थी। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यतः थायराइड ग्रंथि के बारे में, थायराइड, थाइमस और पैराथायरॉयड के बारे में। अब देखो, थायराइड ग्रंथि क्या मतलब गले में स्थित होती है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि से यही क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थायराइड के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवट्टू, सॉरी, अवट्टू, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसको क्या बोलते हैं? टेम्पो ऑफ लाइफ और सेल्फ सुसाइड ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सेल्फ सुसाइड ग्लैंड? क्योंकि सेल्फ का मतलब खुद और सुसाइड का मतलब आत्महत्या करने वाली। तो ये कई बार क्या होती है, इसके अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं उसकी कमी के लिए अगर हम इलाज लेते हैं तो जो एंटीबायोटिक गोलियां ली जाती हैं, वो गोलियां कई बार क्या होती है, इस ग्रंथि को ही खत्म कर देती है। इस वजह से सेल्फ सुसाइड ग्लैंड बोलते हैं। टेम्पो ऑफ लाइफ, टेम्पो ऑफ लाइफ या टेम्पो ऑफ सेल, ये इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसे मतलब 2 हार्मोन निकलते हैं मुख्यतः। ग्रंथि से क्या निकलेंगे? हार्मोन। हार्मोन क्या करेंगे? मनुष्य के अंदर जो भी कार्य किया जाता है उस सब का उत्प्रेरण करेंगे। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, किसी भी चीज की इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, तो सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? हार्मोन होते हैं, ग्रंथियां होती है। तो इस ग्रंथि से क्या 2 हार्मोन निकलते हैं,
कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन को अपन अलग से पढ़ेंगे और कैल्सिटोनिन हार्मोन को अलग से पढ़ेंगे। तो जो क्या थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उस हार्मोन की क्या होते हैं प्रमुख कार्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं उसके, हमारे शरीर की जो बीएमआर रेट होती है, बीएमआर रेट क्या होती है, बीएमआर रेट होती है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, मुख्य उपापचय दर। बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है कि जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना और छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों में तोड़ना बीएमआर रेट कहलाती है। बड़े टुकड़े अगर छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, कट 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 कट, सी से याद रखना कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म होता है जब छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कणों का निर्माण करते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, बीएमआर रेट को नियंत्रित करता है, इस वजह से इसको टेम्पो ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो लिखा देता हूं मैं आपको, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अवट्टो ग्रंथि, ग्रंथि ये देखो, ये मनुष्य की श्वास नली है। इस श्वास नली में एच प्रकार की आकृति होती है इसकी। ठीक है, तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर की तरह दिखती है। यह है गले में स्थित होती है, स्थित होती है तथा इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के जैसा होता है, जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है इससे क्वेश्चन बनता है कि यह है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो मैंने आपको बताया था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग तो है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर, द्वितीय स्थान पर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है मस्तिष्क। लीवर का 1.5 किलो लगभग 1 किलो 500 ग्राम वजन होता है, जबकि मस्तिष्क का कितना होता है 1400 ग्राम, 1450 ग्राम। और सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी फीमर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ा सीरा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अवट्टू, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, हिंदी में अवट्टू बोलते हैं इसको, थायराइड, थायराइड। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, उसका आकार कितना होता है, मटर के दाने के जितना, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सुसाइड ग्लैंड, सेल्फ सुसाइड ग्लैंड, या फिर टेम्पो ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, टेम्पो ऑफ, ये इसके अन्य नाम हो गए। ठीक है, अब इस ग्रंथि का जैसे कार्य तो हम आगे पढ़ेंगे, इससे हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि निम्न में से या निम्न हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस ग्रंथि से मुख्यतः 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है कैल्सिटोनिन और एक होता है थायरोक्सिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन का क्या कार्य होता है, कैल्सिटोनिन का कार्य होता है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर
कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, इससे मुख्यतः दो हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन निष्कासित होते हैं, निकलते हैं। कौन कौन से हैं दो हार्मोन? एक तो होता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, जबकि दूसरा होता है थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि ये कैल्शियम के स्तर को घटाता है, लो करता है, तो कैल्शियम से रिलेटेड कार्य करता है, इस वजह से इसको कैल्सिटोनिन बोला। जबकि थायरोक्सिन हार्मोन इस वजह से पड़ा क्योंकि निकलते तो दोनों थायराइड ग्रंथि से ही है, पर इनके कार्य में डिफरेंस आ जाता है। इसका कार्य कैल्शियम के स्तर के बारे में, इसका कार्य बीएमआर रेट के बारे में। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन क्या कार्य करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन यह है रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? घटाता है, कम करता है। देखो हम विटामिन डी लेते हैं, विटामिन डी से मैंने आपको जब विटामिन पढ़ाए थे तब बताया था कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी के स्रोत क्या है, विटामिन डी का कार्य क्या है। विटामिन डी का क्या कार्य होता है? शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। विटामिन डी की कमी से जैसे मैंने बताया था कि आपको हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो हड्डियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? ओस्टियो। और पोरोसिस होता है किसी भी चीज का कोमल होना, या मलेशिया, मलेशिया का अर्थ होता है किसी चीज का कोमल होना, तो ओस्टियो मलेशिया या ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये क्या करता है? हड्डियों, हमारे शरीर में कैल्सिटोनिन कैल्शियम के स्तर को कम करता है। और विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी का कार्य होता है शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। जैसे हम दूध, मांस, सूर्य क्या है? विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में मिलने वाला स्रोत है। हमारे त्वचा में 70 कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो सूर्य से आने वाली किरणों की वजह से हमें क्या होता है? विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो सबसे ज्यादा जो स्रोत माना जाता है प्रचुर मात्रा में विटामिन डी का, सूर्य को माना जाता है। और उसके अलावा आम जीवन में क्या होता है? दूध, दही, इनसे हमें क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन, इसको हम अगर मैं ऐसे कहूं कि ये कैल्शियम के स्तर को घटाता है, तो इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर ये कैल्शियम के स्तर को घटा रहा है मतलब ये विटामिन डी के विपरीत कार्य कर रहा है। तो कैल्सिटोनिन क्या कार्य करता है? यह विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो एक मैंने बताया था बी लिम्फोसाइट, एक बताया था आपको टी लिम्फोसाइट, एक सी सेल होता है, एक एनके सेल होता है। एनके होती है नेचुरल किलर सेल जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। बी लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। टी लिम्फोसाइट का क्या कार्य? ये एड्स में कमजोर हो जाती है, एड्स में घट जाती है। और लिम्फोसाइट का क्या कार्य बताया था मैंने? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है? दो प्रकार हैं, किसके? डब्ल्यूबीसी के, कणिका युक्त और कणिका विहीन। इस आधार पर डब्ल्यूबीसी को हमने दो भागों में बांटा था। जिनमें कणिका पाई जाती है उनको तो बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट, जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। और कणिकाएं पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी थी? वो तीन थी, मोनोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोसिनोफिल। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो सी सेल होती है, सी सेल का स्रावण भी कौन करता है? कैल्सिटोनिन करता है। इसका क्या कार्य होता है? सी सेल को स्रावित करता है, ये तो हो गया प्रमुख कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारे शरीर में। इसकी वजह से काफी बीमारियां भी हो जाती है मनुष्य में, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हार्मोन कौन सा है जो थायराइड ग्रंथि रिलीज करती है? वो है थायरोक्सिन हार्मोन।
आउटू ग्रंथि से निकलने वाले, आउटू ग्रंथि से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन। दूसरा कौन सा है? एक हो गया कैल्सिटोनिन, दूसरा हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन आपने देखो कई बार ऐड में देखा होगा कि इसमें क्या आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन वाला नमक खाना शरीर के लिए सही रहता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन तत्व पाया जाता है। आयोडीन तत्व पाया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कौन से हार्मोन में आयोडीन तत्व पाया जाता है? इसमें क्या होता है? आयोडीन तत्व पाया जाता है। अब आयोडीन क्या होता है? आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? बीएमआर रेट को, इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन तत्व पाया जाता है। और आयोडीन तत्व का प्रमुख कार्य क्या होता है? हमारी जो बीएमआर रेट है, बीएमआर रेट उसको मेंटेन रखता है। तो अगर मनुष्य के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो ये बीएमआर रेट मेंटेन नहीं रहेगी, और अगर आप जो खाना खा रहे हो प्रॉपर नहीं पच रहा है, ज्यादा मात्रा में पच रहा है, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है। अभी तो क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें प्रमुख आयोडीन तत्व पाया जाता है। अब आयोडीन में क्या होता है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैसे तो रसायन विज्ञान का टॉपिक है, फिर भी आयोडीन में आपको बता देते हैं। आयोडीन में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या है इसका? पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या? पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। तत्व पाया जाता है। अब तत्व क्या होते हैं ये सब चीजें हम आपको रसायन विज्ञान में पढ़ाएंगे। तत्वों की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा, मिश्रण की परिभाषा, परमाणु, अणु, रसायन विज्ञान जब पढ़ेंगे सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। दो प्रकार का होता है थायरोक्सिन हार्मोन। यह है, इस हार्मोन को भी दो प्रकार होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन से हैं दो प्रकार? एक तो होता है T3 और एक होता है T4। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? मनुष्य को या तो भूख नहीं लगती है, अधिक भूख लगती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, पसीना स्वेटिंग होती है, तो और बीएमआर रेट मेंटेन नहीं रहती है। ये प्रमुख इसके लक्षण हैं। T3 हार्मोन को क्या बोला जाता है? थायरोक्सिन सक्रिय। T3 को बोलते हैं सक्रिय, ठीक है। ये सक्रिय रूप होता है इसका, सक्रिय रूप, और ये होता है निष्क्रिय रूप। सक्रिय रूप का क्या अर्थ हो गया? सक्रिय रूप का अर्थ ये होता है कि ये हार्मोन अधिक रिलीज होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन अधिक रिलीज होगा तो उसकी क्या डिसएडवांटेज है, उससे कौन से रोग हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। निष्क्रिय रूप होता है, इससे क्या होता है? थायरोक्सिन की कमी होती है। सामान्यतः महिलाओं में क्या होता है? इस बीमारी की अधिकता होती है। जनरली क्या होता है? वुमेन्स खाना टाइम पे नहीं खाती हैं और घर के कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं, तो इस वजह से उनमें थायराइड की प्रॉब्लम जनरली देखी जाती है। या फिर आप अनिश्चितता है खाने में, आज सुबह खा रहे हो, दोपहर को खा रहे हो, रेगुलरिटी नहीं है, उन मनुष्य में या उन प्राणियों में थायराइड की प्रॉब्लम जनरली रहती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। थायरोक्सिन का मैंने आपको बताया कि ये बीएमआर रेट को मेंटेन रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
यह शरीर में आधारी उपापचय दर, आधारी उपापचय दर, मेटाबॉलिज्म, इंग्लिश में मेटा उपापचय दर रेट, इसको क्या बोलते हैं? BMR, आधारी उपापचय दर को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? हमारे शरीर में हम जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, वसा, उसके अलावा हॉर्मोन्स होते हैं, तो उनके विघटन में प्रमुख भागीदारी निभाता है थायरोक्सिन हार्मोन। BMR कब मेंटेन रखेगा? जब हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसका विघटन करेगा, वसा ले रहे हैं, उसका विघटन करेगा। प्रोटीन का विघटन से तो मनुष्य के शरीर की डेथ हो जाती है। जब हम उपवास रखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर में जो आरक्षित वसा है, वसा के स्रोत होते हैं, आरक्षित कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है। तो ऊर्जा के रक्षित स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। जब मनुष्य लंबी भूख हड़ताल करता है तो पहले कार्बोहाइड्रेट जितना भी होगा उसको यूज में लिया जाएगा, उसके बाद फैट यूज में लिया जाएगा। फैट से हमें एनर्जी मिलती है, पहले कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और फैट के बाद में जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है प्रोटीन से। और मैंने आपको बताया था हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, क्योंकि शरीर का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों के। तो इस स्थिति तक आते आते तो मनुष्य की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो BMR रेट थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और फैट का, और उसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं उनका विघटन करना, उपापचय करना, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, क्या है? यह वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा हार्मोन का विघटन करता है, हार्मोन का ऑक्सीकरण करता है, विघटन करता है, विघटन करता है। इसके बाद में जो हमारी हृदय धड़कन दर है, ठीक है, वैसे तो पेस मेकर मेंटेन रखता है मेंटेन से, पर थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ये कार्य होता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय धड़कन दर का नियंत्रण कौन से हार्मोन की वजह से किया जाता है, या कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि ये हमारे शरीर में हृदय धड़कन दर को नियंत्रित रखता है। यह है मनुष्य की, यह है मनुष्य की हृदय धड़कन दर को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, नियंत्रित रखता है, नियंत्रित नहीं होगा, हृदय धड़कन दर को बढ़ाता है, दर को बढ़ाता है। एकदम से अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन अधिक रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब BMR क्या होता है? BMR मैंने आपको बताया बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। कितनी होती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? जैसे छोटे अणुओं का बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, या छोटे अणुओं का बड़े अणुओं में टूटना, 150 जूल पर सेकेंड, इतनी ऊर्जा रिलीज होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होता है F1 पार्टिकल में, ऑक्सीसोम, जब मैंने आपको सेल पढ़ाई थी कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, तब बताया था रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर, और कैसे ऊर्जा का जनरेशन होता है। F1 पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे श्वसन होता है, जूल में कण टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कितनी होती है? 150 जूल पर सेकेंड होती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन के प्रमुख कार्य थे। अब थायरोक्सिन हार्मोन जैसे किसी भी मनुष्य में अगर अधिक रिलीज हो रहा है और किसी में अगर कम रिलीज हो रहा है, तो उससे क्या डिजीज बनती है, रोग होते हैं, बीमारियां। रोग एक अलग चैप्टर है पूरा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो
जो हॉर्मोन्स हैं इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये किस वर्ड से मिलकर बना है? डिजीज। डिस इजी का मतलब क्या होता है? इजी का मतलब होता है कोई भी चीज का आसान होना। कोई भी अपन बोलते हैं काम तो बहुत इजी है, मतलब काम बहुत आसान है। तो इसके आगे अगर डिस लग जाता है, डिसओबिशन डिसओबियंस यानी अवमानना करना। डिसलाइक यानी किसी से नफरत करना। लाइक का मतलब पसंद करना, डिस का मतलब नापसंद करना। डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब, तो जिस भी शब्द के आगे अगर डिस लग जाता है तो उसका मतलब होता है मना करना। तो आसान से क्या हो जाएगा? कठिन कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो डिजीज किसका जो निर्माण हुआ, किससे हुआ? डिजीज। ठीक है, डिजीज के बारे में था। तो थायरोक्सिन हार्मोन की अगर मनुष्य के शरीर में कमी होगी तो उससे दो रोग होते हैं। बच्चों में अलग होगा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों में और वयस्कों में? बच्चों में तो हो जाता है जड़ मानवता। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्रिटिनिज्म। जबकि वयस्कों में हो जाता है मिक्सिडीमिया। मिक्सोडीमिया, ये थायरोक्सिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। ठीक है, इन दोनों को देखो, एक तो होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाई बीपी तो क्या बोलते हैं? हाइपर बीपी, रक्त के स्तर का बढ़ना। और हाइपो बीपी, हाइपो का मतलब होता है कम होना। तो इन दोनों रोगों को सम्मिलित रूप से, हाइपो का मतलब कम हुआ थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, तो इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोल सकते हैं? हाइपोथायरोक्सिज्म। ऐसे वर्ड्स का निर्माण होता है, उनके टुकड़े करके देखा करो। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो रहा है तो थायरोक्सिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉक्स। तो इन दोनों रोगों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? हाइपोथायरोक्सिज्म। ये क्या है? इन दोनों रोगों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है। इन दोनों रोगों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो कमी थी। अब मान लो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता है, मनुष्य में अधिकता है, तो इसकी अधिकता से भी रोग होंगे। ठीक है, हर चीज लाइफ में बैलेंस जरूरी है। आप अगर दो रोटियों की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाइए। अगर आपने 4 खा ली या 1 खाई तो दोनों नुकसानदायक हैं। ठीक है, तो बैलेंस जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग, अब अधिकता से क्या होगा? एक तो होता है ग्रेव्स रोग, नेत्रगोलक बाहर आ जाते हैं। तो नेत्रगोलकों का बाहर आना, एंडो क्या मतलब होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो, और आंख के लिए मैंने अंतरराष्ट्रीय शब्द बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ्थेल्मो। तो एक्सो ऑफ्थेल्म। एक्सो का मतलब बाहर आना, ऑफ्थेल्म का मतलब आंख। ठीक है, तो एक्सो ऑफ्थेल्मिक ये रोग होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स या गोइटर। ग्रेव्स रोग, नेत्रगोलक बाहर आ जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? गला लटक जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। तो ग्रेव्स रोग और एक्सोऑप्थेल्मिक रोग इसकी अधिकता से होता है।
क्या बोलते हैं, ग्रेव्स रोग या फिर एक्सोऑप्थेल्मिक रोग, एक्सोऑप्थेल्मिक रोग। ठीक है, अब मैंने पहले बताया मिक्सोडीमा, क्रेटिनिज्म जड़ मानवता, और ग्रेव्स और एक्सोऑप्थेल्मिक रोग, इन सभी रोगों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, गलगंड रोग बोला जाता है। जिसमें क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कि उसके गलगंड हो गया, मतलब गला का लटक जाना। तो थायरोक्सिन की कमी से और अधिकता से जो जितने भी रोग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से गलगंड रोग बोला जाता है। तो मेन क्वेश्चन ये बनता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, गलगंड रोग। या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन तत्व किस में पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन में। थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, अवर्टिव ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, जब किसी इंसान की बीमारी हो जाती है तो फिर उसका इलाज भी करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, इसके लिए जो दवाइयां दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो उस दवाइयों से ये ग्रंथि ओवर प्रोटेक्टिव होकर अपने ही आप को खत्म कर लेती है। तो उन दवाइयों की वजह से इस ग्रंथि का नुकसान हो जाता है, ये नष्ट हो जाती है। तो अगर ये ग्रंथि नष्ट हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, 10th की बुक में दिया हुआ है कि हाशिमोटो रोग क्या है। तो हाशिमोटो रोग बोलते हैं जब थाइमस के इलाज के लिए जो दवाइयां दी गई उन दवाइयों से थाइमस ही नष्ट हो गई, तो इस रोग को क्या बोलते हैं, हाशिमोटो रोग। ठीक है, हाशिमोटो रोग। घोंगा, गलगंड, गलगंड को क्या बोलते हैं, गलगंड, इसको क्या बोलते हैं, घोंगा, घोंगा रोग, गोइटर। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो आप, कभी कभी घोंगे के इलाज में दी जाने वाली औषधियों से औषधियां क्या करती हैं, औषधियां दी जाने वाली औषधियां थाइमस ग्रंथि के लिए नुकसानदायक होती हैं। औषधियां जहर की तरह कार्य करती हैं, जहर की तरह कार्य करती हैं और थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देती हैं, ग्रंथि को ही नष्ट कर देती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में हाशिमोटो रोग कहते हैं, हाशिमोटो रोग कहते हैं। क्लियर है, हाशिमोटो रोग। तो ये आज हमने पढ़ी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ग्रंथियों से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे की क्लासेस में हम बची हुई जो ग्रंथियां उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए गुड डे।